यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संसद में विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जताया दुख। कहा, सदन में नेता प्रतिपक्ष के वेल में आने से दागी हुई सदन की परंपरा। संसदीय इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हम पर राज करने वालों को पछाड़कर देश आज बना 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। नीट मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दलों पर भ्रमित करने का लगाया आरोप। कहा, सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार। सरकार प्रतिबद्धता से मामले की करा रही है जांच। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मॉनसून की पहली बारिश में खोखले साबित हुए दिल्ली की आप सरकार के दावे। जल भराव के कारण सड़कों पर लगा लंबा जाम। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने संबंधित एजेंसियों के साथ की आपातकालीन बैठक। विदेश मंत्रालय ने उत्तरी इटली में मारे गए भारतीय कामगार सतनाम सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, हम इस तरह के व्यवहार की करते हैं कड़ी निंदा। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार T20 चैंपियन बनने पर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार बनना चाहेगा विश्व विजेता। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। राज्यसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो गई। चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की। उन्होंने कहा कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बने हैं, लेकिन खास बात यह है कि हम उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं जिन्होंने कभी हम पर राज किया था। राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने। हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में अवरोध पर आज राज्यसभा में कहा कि सदन की परंपरा आज दागी हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में प्रतिपक्ष का नेता वेल में आ गया हो। ऐसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। वहीं नीट मामले पर विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत पर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पहले सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब मर्यादा के तहत होना चाहिए। हम किसी भी विषय का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं। हम प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारा दायित्व देश के और नौजवानों के प्रति है। मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई की गाज गिरने वाली है और सख्त सजा दी जाएगी। मामला न्यायालय के संज्ञान में है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, यह सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो। आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है, रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 264वें सत्र के दौरान प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ और राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य फली एस नरीमन के लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरीमन के आदर्श और सिद्धांत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। श्री फली एस नरीमन, a renowned legal luminary, a jurist, passed away on the 21st of February 2024. He served as a nominated member of this House from November 1999 to November 2005. Born on 10 January 1929 at Rangoon in erstwhile undivided India, Sri Nariman embarked on a journey that would shape the course of legal history in India. Throughout his illustrious career, spanning over 7 decades, Sri Nariman distinguished himself as a formidable advocate, known for his incisive arguments and profound understanding of law. He resigned from the post of Additional Solicitor General in 1975 in protest against the imposition of emergency. In his autobiography, Before Memory Fades, he reflects, I quote, "One of the lessons of the internal emergency of June 1975 was not to rely on constitutional functionaries. These functionaries failed us, ministers of government, members of parliament, judges of the Supreme Court, even the President of India. It was because the President of India so readily agreed to sign the proclamation of emergency on the night of 25th June 1975, even before the Cabinet Council of Ministers knew anything about it," unquote. For his distinguished services in the field of jurisprudence, Sri Fali S. Nariman was conferred several prestigious awards, notable being Padam Bhushan in 1991, International Justice Prize in 2002, and Padam Vibhushan in 2007, among others. In the passing away of Sri Fali S. Nariman, the country has lost a shining beacon of jurisprudence,
a champion of civil liberties and constitutional rights, and an able parliamentarian. प्रसिद्ध संगीतकार रामप्रसाद ने सेंगोल मामले पर विपक्ष की आपत्ति को राजनीतिक पैंतरा बताया है। The recent issue on Sengol, I don't have much of a political stance on it, but the way I have grown up in South India, predominantly Chennai, I have always associated Sengol with righteous administration. So the fact that the Sengol is kept in the highest place in terms of administration, to me personally, and people like me who have grown up knowing the term Sengol, administrators and their heirs could probably misuse their power. So, but I'm not too sure if it was like in the scriptures. So the way Sengol and Kadungol is usually heard is one is righteousness and the other is probably something which we need to avoid. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत रामविलास पासवान को याद करते हुए एक्स पर लिखा, रामविलास पासवान मेरे बहुत प्रिय मित्र थे जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। मुझे चिराग पासवान को देखकर खुशी हुई और वह आगे बढ़ें और रामविलास पासवान के दृष्टिकोण को पूरा करें। हमारी पार्टियां सार्वजनिक सेवा के लिए मजबूती से एक साथ हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद कथित हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। 4 सदस्यीय कमेटी ने आज दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को कथित हिंसा को लेकर 21 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी। और केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई अमानवीय घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। आपको बता दें कि क्षेत्र में भाजपा का समर्थन करने पर मुस्लिम महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई थी। कर्नाटक कांग्रेस में दरार की खबरों के बीच वोक्कालिंगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले संत चंद्रशेखर स्वामी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर समुदाय से मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन डीके शिव कुमार अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। सिद्धारमैया पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भविष्य में सिद्धारमैया को डीके को सत्ता देनी चाहिए। वोक्कालिंगा संत की यह अपील ऐसे समय में आई है जब राज्य में वीर शैवा लिंगायत, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय से 3 और डेप्यूटी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। राज्य में फिलहाल डीके शिव कुमार अकेले उप मुख्यमंत्री हैं। वो दक्षिणी कर्नाटक के प्रभावी समुदाय वोक्कालिंगा से आते हैं। उत्तरी इटली में मारे गए भारतीय कामगार सतनाम सिंह के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सतनाम सिंह मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी भी भारतीय के साथ इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं। We have taken up this matter. You would have seen the leadership in Italy has spoken about it. After we've taken up the matter with the foreign ministry and local authorities, the gentleman who was his employer, who was supposed to provide medical care, he has been arrested and investigation goes on. We condemn such treatment and we also call for more human treatment of workers in the country. We are in touch with the family of Mr. Satnam Singh and we are providing all possible assistance in the matter. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह
और प्रवती परिदा ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने राज्य के आदिवासियों के कल्याण और विकास कार्यों पर उनके साथ चर्चा की। उसके साथ ही राज्य में आयोजित होने वाली आगामी रथ यात्रा के बारे में भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें लबालब हैं। लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आईटीओ, मधु विहार, भीकाजी कामा प्लेस, महरौली बदरपुर रोड, शांति पथ, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, तीन मूर्ति मार्ग, मूलचंद सहित कई इलाकों में कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है। मिंटो रोड में तो ब्रिज के पास ज्यादा पानी के चलते कारें ही डूब गईं। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में पिछले 24 घंटों में 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लोधी रोड पर 192.8 मिलीमीटर, तो पालम में 106.6, आयानगर में 66.3 मिलीमीटर और रिज में 50.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ दिल्ली में गंभीर जल भराव, गंदे पानी के अति प्रवाह से उत्पन्न स्थिति के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया की भी समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने शहर भर में अत्यधिक वर्षा और परिणामी जल जमाव की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए तैयारियों की कमी को गंभीरता से लिया। बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि गाद निकालने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बाढ़ नियंत्रण आदेश भी जारी नहीं किया गया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किए। दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने 21 घंटे पहले दावा किया था कि दिल्ली के सारे नालों की सफाई हो गई है। मानसून को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते और शैली ओबेरॉय की पोल खुल गई। पूरी दिल्ली डूब गई। आज दिल्ली के जलमग्न होने के बाद भी महापौर शैली ओबेरॉय दावा कर रही हैं कि पिछली बार से दिल्ली की स्थिति काफी बेहतर है। नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे। तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मानसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई। कल से यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं जांची। बीते दिनों यात्री वाहनों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के सीसीटीवी कैमरों से
यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के अवसर पर तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह उधमपुर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के टीकरी इलाके में मंडल स्थित काली माता मंदिर के पास स्थानीय लोगों और उधमपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज श्री अमरनाथ यात्रा जो आज यहां से प्रारंभ हुई है, जम्मू भगवती नगर से स्टार्ट होकर ये बालटाल के लिए रवाना हुई है। यहाँ टिकरी के अंदर जिला प्रशासन के अधिकारी हों, यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हों, सब ने पूरे मन के साथ सबका यहाँ पर श्रद्धालु जितने भी यात्रा में जा रहे थे सबका स्वागत किया है। और आज जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं, मुझे लगता है एक एक चीज को बड़ा मिन्यूटली चेक करते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ टिकरी के अंदर जिस प्रकार से लंगर की व्यवस्था भी रखी है और जगह जगह लंगर की जो व्यवस्था इस बार रखी गई है, मुझे लगता है सभी श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ जिस प्रकार से यहाँ से अभी गुजरे हैं, मुझे लगता है यहाँ से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया गया है। और मुझे लगता है हम सब लोग पूरे तरीके से उनके जिस प्रकार से वो जहाँ से निकले हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। पिछले दिनों में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। कठुआ में 2 और 3 जो है डोडा में मारे जा चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। जहां तक ताल्लुक रहा कि ये यात्रा की सिक्योरिटी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 3 टायर सिस्टम हम लोगों ने इन प्लेस कर रखा है, जिसमें पुलिस, CISF, CRPF और आर्मी जो है सभी एजेंसी जो है मिलकर काम कर रही है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहेंगे कि यहाँ से यात्रा जो है वो पूरी सुरक्षित और सुगम रहे। राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने अतिरिक्त बजट की घोषणा की। सरकार मुख्यमंत्री बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये देगी। लड़कियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 2,05,499 लड़कियां लाभान्वित होंगी। इसके अलावा प्रत्येक योग्य लाभार्थी को हर साल 3 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 5 महीने बाद सोरेन जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जमानत दे दी है। बता दें कि 13 जून को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को ICC T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के सफर पर कि आखिरकार टीम ने फाइनल तक पहुंचने की कड़ी में किन टीमों को हराया। देखिए ये रिपोर्ट। T20 विश्व कप का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां 20 टीमों के संघर्ष के बाद फाइनल 2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका सामने हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस पूरे विश्व कप अभियान में अजेय रही हैं। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने ग्रुप दौर में इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से की,
जहां टीम ने आयरिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जीत का रथ आगे बढ़ा और टीम इंडिया ने अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला कनाडा से था, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया। टीम इंडिया का सुपर 8 सफर। भारतीय टीम के सुपर 8 के सफर पर गौर करें तो यहाँ टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यहाँ टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय टीम ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया। सेमीफाइनल में आकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी और इस मुकाबले की बड़ी बात ये रही कि इस मैच में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने।